Assalamualaikum dear students. I hope you are all doing well. You know that I am your English teacher. तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी। तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था वर्ब और उसकी मेनली टाइप्स। जो मेन टाइप्स थे हमने उनको कवर किया था क्योंकि वो था स्कूल लेवल के बच्चों के लिए टॉपिक। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सम अप करना है कि उसके अंदर जो है ना वर्ब क्या था, उसकी टाइप्स क्या थी। तो वर्ब की डेफिनेशन हमने की थी कि जिसमें किसी काम के करने या होने को बताया जा रहा हो वो हमारी होती है वर्ब। तो आपको एक एग्जांपल याद होगी जो मैंने कही थी, छोटा इंजन और बड़ा इंजन। ठीक है ना। छोटे इंजन से हमारी निकल कर आई थी हेल्पिंग वर्ब जो किसी काम के होने को बता रही थी, और बड़े इंजन से निकल कर आई थी मतलब जो मेन इंजन था उससे निकली थी हमारी मेन वर्ब जो हमारा जो एक्शन होता है ना काम उसको दिखाने के लिए जो हमने की थी। ठीक है ना। तो ये दो मेन वर्ब निकल कर आई थी उसकी टाइप। तो उसके बाद हमने फिर एक्शन या मेन वर्ब से मजीद हमने दो कैटेगराइज निकाली, तो जिसको कहा था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव फिर क्या होता था? ट्रांजिटिव वर्ब वो होता था जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की लाजमी जरूरत पड़ती थी। मतलब ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस का हमें कोई ना कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा था। ठीक है ना। इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट का लाजमी होना चाहिए उसमें ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर। ऑब्जेक्ट नहीं तो सेंटेंस का मीनिंग ही निकल कर नहीं आ सकता। तो उसके उलट अपोजिट जो था इंट्रांजिटिव था। तो वो ऐसे वर्ब थे कि अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो हमें सेंटेंस का समझ आ जाता था। तो ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर जो कि स्कूल लेवल के बच्चों के लिए था। तो आज का हमारा लेक्चर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और वो एडवांस लेवल के बच्चों के लिए है। तो उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कर लेते हैं कि आज का लेक्चर किन टॉपिक के ऊपर है। ठीक है ना। तो बिना देर किए देखते हैं आज का लेक्चर जो कि है हमारा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर कि सर ये क्या होती है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। और कुछ नहीं होती यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होता इसके अंदर। हाँ, एक और बात यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो आज का लेक्चर है हमारा खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जैसे कि सीएसएस हो गया, एफपीएससी है ना। इस तरह के जो रिटन टेस्ट होते हैं ना उनके उनके लिए ये आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश पोर्शन के जो है 20% जो है ना मार्क्स आने हैं, एमसीक्यूज आने हैं उसके अंदर, पेपर के अंदर। तो वो जो मेनली एमसीक्यूज उठाते हैं ना, वो जो आज का लेक्चर है ना मेनली इन्हीं के अंदर मोस्टली जो है एमसीक्यूज यहाँ से उठा कर लाते हैं वो। ठीक है ना। क्योंकि ये वर्ब जो है ना मेन टॉपिक होता है ग्रामर का। तो कुछ बच्चों, सिर्फ बच्चों को यही याद होता है कि बस वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है ना। जो बाकी कैटेगराइज किए हैं ना हमने, कुछ जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर भी हमने कैटेगराइज की थी, कुछ आज भी हमने करने हैं। ठीक है ना। इन्हीं में से वो एमसीक्यूज उठाते हैं और आपके रिटर्न टेस्ट में दे देते हैं। तो जब फिर स्टूडेंट्स देखते हैं ना उनको, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। ठीक है ना। बस आपका डर है कि इंग्लिश ग्रामर हमें नहीं आती, बस नहीं आती। माइंड सेट को साफ करो यार। ठीक है ना। कुछ ग्रामर का डर नहीं होगा, बड़ी इजी लैंग्वेज है यार ये। ठीक है ना। तो देखते हैं हमारा आज के लेक्चर के फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब जो है ना वो वर्ब होती है जिसके अंदर हमें टाइम बताना पड़ता है। नहीं समझ आई? मतलब जिसके अंदर हमें टाइम या वक्त या पर्सन के अकॉर्डिंगली वर्ब को चेंज करना पड़े। ठीक है। टाइम या पर्सन, वक्त या कोई पर्सन जैसे सिंगल होता है या एक से ज्यादा होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंगली वर्ब को चेंज करें तो वो हमारी होती हैं फाइनाइट वर्ब। मतलब शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं यार कि जिसके अंदर टेंसेस के रूल लगते हैं। अब तो समझ आ गई होगी ना। जिसके अंदर टेंसेस के रूल लगते हैं वो हमारी होती हैं फाइनाइट वर्ब।
तो क्या सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही फाइनाइट वर्ब होती हैं, या एक्शन वर्ब या मेन वर्ब ही फाइनाइट वर्ब होती हैं? और नहीं भाई, दुनिया की जो सारी की सारी वर्ब हैं वो हमारी क्या है, फाइनाइट वर्ब होती हैं। अब तो समझ आ गई होगी ना, दुनिया की सारी जो वर्ब होती हैं वो हमारी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती हैं। ठीक है ना। मजीद हमने इसको एग्जाम्पल से समझना है, कॉन्सेप्ट तो हो गया वो क्लियर आपको। ठीक है ना, मैंने कोई डेफिनेशन कोई आपको नहीं रट्टा लगवाया, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया क्लियर। ठीक है ना, कि जिसके अंदर आपको टाइम बताना पड़े, वक्त बताना पड़े, या जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्ब चेंज करनी पड़े, वो आपकी फाइनाइट वर्ब होती है। आइए देखते हैं एग्जांपल के साथ। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ही स्पोक टू मी, ही स्पोक टू मी। तो यहाँ पर स्पोक आ गया, मतलब ये टाइम को बता रहा है, पास्ट टेंस इस्तेमाल किया गया इसके अंदर। ठीक है, ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है। पास्ट मतलब टाइम, टाइम को देखते हुए हमने यहाँ पर वर्ब को चेंज कर दिया। आओ भी नीचे देखते हैं, शी विल स्पीक टू मी। अब यहाँ पर भी स्पोक था पहले, अब ये फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आ गई। यहाँ पर भी इसने टाइम को चेंज किया भाई, पहले पास्ट था, अब क्या हो गया, हमारा फ्यूचर हो गया। मेनली हमारे पास तीन ही टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आज, कल, आने वाला। ठीक है ना, यही हमारे पास तीन वक्त होते हैं। तो हमने देखा पहली एग्जांपल जो क्या पास्ट के अंदर थी, दूसरी हमारे पास फ्यूचर की दी गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, शी इज माई सिस्टर। अब यहां पर आप लोग बताओ, ये इज हमारा वर्ब है, याद करो इंजन, हाँ जी वर्ब है, लेकिन कौन सा, छोटा इंजन, एज अ हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने यहां पर इस की जगह आर क्यों नहीं लगाया? अब ये बताओ, ये टेंसेस की अलग से वीडियो बनी हुई है मेरी, आपने वो देख लेनी है। ठीक है, ये टेंसेस के ही रूल पढ़ा रहा हूं आपको, ऊपर कॉन्सेप्ट भी दिया है। जहां टेंसेस के रूल लगते हो वो हमारी क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब होती हैं। ये सारे उसी के रूल लग रहे हैं। हमने देखा शी मतलब सिंगल, सिंगुलर वाहिद है, तो हमेशा जो सिंगल होता है ना उसके साथ इज ही आता है। अब ये पर्सन के अकॉर्डिंगली हमने वर्ब को चेंज कर लिया। ऊपर जो थी हमारी एग्जांपल वो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज की थी, अब ये पर्सन के अकॉर्डिंगली हमने इसको चेंज कर लिया। यही तो चल रही है ना कॉन्सेप्ट फाइनाइट वर्ब का, जो टाइम और क्या कहते हैं उनके मुताबिक जो है ना चेंज हो, वो हमारी होती है फाइनाइट वर्ब। सॉरी, टाइम और पर्सन के अकॉर्डिंगली। अच्छा भाई, वी आर लाफिंग। अब देखो भाई, यहां मैंने कहा आर अगर लगा दो वो गलत काउंट होगा, अब नीचे आर आ गया। ठीक है ना, ये देखो आर, लेकिन आर यहां पर सही है। कैसे भाई, यहां सिंगल था एक, यहां पर वी मतलब हम ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा, जमा में जो काउंट होते हैं। ठीक है ना, तो जमा के लिए ये भी टेंस का एक रूल होता है जिसके साथ हम आर लगाते होते हैं। समझ आ रही है ना? अब जो टाइम और क्या कहते हैं पर्सन के अकॉर्डिंगली जो चेंज होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं। लास्ट एग्जांपल, दे रॉब्ड द बैंक। अब दोबारा यहां पर क्या हो गया, पास्ट टेंस, मतलब रॉब्ड सेकंड फॉर्म, ये पास्ट टेंस के लिए मतलब टाइम का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, तो ये टाइम के लिए फिर ये दोबारा चेंज हो गई। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट वर्ब हमारे क्या होते हैं। अच्छा भाई, एक मैंने और भी बात की थी आपको कि जो है ना हमारी दुनिया की सारी वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब होती हैं। तो सर ये नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं? है भाई, सवाल तो बन सकता है आपका कि सर आपने अभी कहा है कि जो है ना फाइनाइट वर्ब दुनिया की सारी वर्ब होती हैं, तो ये नॉन फाइनाइट कहां से बनती हैं? यहां पर एक एग्जांपल से समझो भाई। क्या भाई, अंगूर देखे है ना आपने, अंगूर, अंगूर की एक बेल होती है, उसके ऊपर अंगूर लगते हैं। ठीक है ना, तो उन अंगूरों को सुखाकर हमने बनानी होती है किशमिश। तो क्या किशमिश किसी और जगह से निकल कर आई? और नहीं भाई, इन्हें अंगूर से तो निकल कर आई है। तो ये रहे आपकी अंगूर, ये रही आपकी किशमिश। नहीं समझ आई?
भाई इन्हीं फाइनाइट वर्ब से ही निकल कर आएंगी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ आ गई ना? अब फाइनाइट वर्ब जो दुनिया की सारी वर्ब है ना वो हमारी फाइनाइट वर्ब है। अब इन्हीं में से हमने निकालनी है नॉन फाइनाइट वर्ब को। एग्जांपल आपको दी है अंगूर और किशमिश की। अंगूर ही वो होते हैं कि जिनको हमें सुखाना होता है, फिर उन्हीं से हमारी क्या बनती है? किशमिश बनती है। मतलब ये है आपके अंगूर, ये है आपकी किशमिश। अच्छा भाई, तो क्या हेल्पिंग वर्ब ही नॉन फाइनाइट वर्ब बनेगी या मेन वर्ब ही? मेनली यही है ना, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती है या हमारे पास मेन वर्ब होती है, ठीक है ना? तो अगर आपने कभी देखा हो कि मेन वर्ब की फिर फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना? तो यही जो हमने तीन फॉर्म्स बनाई हैं, यही हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। और भाई सर हमने फिर ये क्यों बनाई हैं तीन फॉर्म्स, किस लिए बनाई हैं? अब डेफिनेशन को याद करो वर्ब की, मैं नहीं बता रहा, ठीक है ना? क्या होती डेफिनेशन? किसी काम के करने या होने को आया कि हमारा कौन सा काम है, कितना हुआ है और किस वक्त में हुआ है, उनकी पहचान करने के लिए हमें इन्हीं फॉर्म्स की जो है ना हेल्प चाहिए होती है। जैसा कि ये मेन वर्ब है यानी एक्शन वर्ब, इन्हीं से निकल कर आई थी हमारी तीन फॉर्म्स जो कि टेंसेस के अंदर लगती हैं। अब ये भी बता दिया आपको ये क्यों जरूरी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको, क्योंकि टेंसेस के अंदर मेनली दो बातें होती हैं, एक होता है हमारा काम और एक होता है हमारा वक्त, वर्क प्लस टाइम, कि काम कितना हुआ है और किस टाइम में हो रहा है, उनकी पहचान कराने के लिए हमें हेल्प चाहिए इन मेन वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसीलिए हमें नॉन फाइनाइट वर्ब, और ये कहां से निकलेंगी? ये यहीं से फाइनाइट वर्ब से ही निकली है हमारी तीन फॉर्म। तो हमने सोचा भी तीन फॉर्म तो बन गई हमारी, फिर हमने सोचा कि मजीद इनसे फायदा उठाया जाए, तो नॉन फाइनाइट को हमने फिर इसके मजीद रूल्स बना दिए, जो कि हमने पढ़ना है इन्फिनिटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल, ठीक है ना? ये फिर तीन रूल हमने मजीद पढ़ने हैं अभी कि इन्फिनिटिव क्या होता है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, इसके भी कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? तो जीरेंड क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है, तो देखते हैं अभी हमने इनको कि ये चीजें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले मुझे इसको रेज करना पड़ेगा। अच्छा भैया, अब हमने देखना है नॉन फाइनाइट वर्ब के जो है ना रूल जो हमने बनाए हैं, कि वैसे तो हमने वर्ब की फॉर्म्स पढ़नी होती है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो ये तो बना ली। अब इनसे हमने मजीद रूल्स बनाने हैं, ठीक है ना? जैसा कि इन्फिनिटिव था, जीरन था और पार्टिसिपल था। अब बारी बारी इनको देखते हैं, इनके भी जो है ना कॉन्सेप्ट वाइज आपने याद करना है। अच्छा भाई, जैसा कि लिखा है मैंने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये हमारी मेन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब की फॉर्म से फर्स्टली स्टार्ट में, शुरू में जिसके साथ टू लग जाए, क्या लग जाए? टू, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले अगर आ जाए टू, तो वो हमारी वर्ब की मेन वर्ब काउंट नहीं होती, वो काउंट होती है इन्फिनिटिव। नहीं समझ आई? मतलब अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, तो उन वर्ब्स को अलग अलग करने के लिए हमें टू का इस्तेमाल चाहिए होता है, ठीक है ना? क्योंकि एक ही सेंटेंस में कभी भी मेन वर्ब या एक्शन वर्ब नहीं आ सकते, तो उनको अलग करने के लिए हमने फिर टू का यूज किया, टू का इस्तेमाल किया, फिर वो मेन वर्ब वर्ब नहीं रहती, वो फिर हो जाती है इन्फिनिटिव। जैसे कि होता है टू गो, टू गो, ये फर्स्ट फॉर्म, इससे पहले क्या आ गया? टू आ गया, ये हमारा बन गया इन्फिनिटिव। जैसा कि होता है टू वॉक, टू रन,
इस तरह की जो फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाए वो हमारा इन्फिनेटिव होता है। तो यही तो एमसीक्यूज बनकर आती हैं आपकी रिटर्न टेस्ट के अंदर, कि वो इसी तरह के एक एग्जांपल दे देते हैं आपको टेस्ट के अंदर कि आई वांट टू स्टडी फॉर एग्जांपल, जैसा कि स्टडी भी हमारी मेन वर्ब है और वांट भी हमारी मेन वर्ब है नीचे, लेकिन वो ऑप्शन के अंदर आपको दे देता है इन्फिनेटिव। यहाँ भी ढूंढो इसके अंदर इन्फिनेटिव क्या होता है। यहाँ पर फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यही छोटा सा तो कॉन्सेप्ट है यार, फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा हो समझ जाओ ये हमारा इन्फिनेटिव है। आइए देखते हैं, जैसे कि आई वांट टू स्टडी, वांट चाहना, स्टडी पढ़ना, ये भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपको कि वर्ब की पहचान अगर करनी हो उर्दू में कि उसके लास्ट में नून अलिफ ना आता है। तो यहां से अंदाजा लगाया हमने कि स्टडी भी हमारी वर्ब हो गई और वांट भी हमारी वर्ब हो गई। लेकिन फिर ये भी कहा हुआ है आपको एक ही सेंटेंस के अंदर दो दो मेन वर्ब एक्शन वर्ब कभी नहीं आते, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें इन वर्ब्स को अलग करने के लिए ट्रू का इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपको बताई है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, जैसे कि ये आई, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जैसा कि ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो देखो अब ये सब्जेक्ट है, ये हमारा एज अ मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले टू नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। तो टू स्टडी, अब ये भी हमारी वर्ब है, लेकिन 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 इससे पहले टू आ गया, तो अब ये हमारी इन्फिनेटिव हो गई। समझ आ रही है ना। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि शी वांट्स टू गो। अब भाई ये देखो, ये फिर एज अ मेन वर्ब के तौर पर, लेकिन वो ये भी तो हमारी वर्ब है ना, लेकिन लेकिन इससे पहले फिर क्या आ गया? टू आ गया, फिर ये क्या हो गई? हमारी इन्फिनेटिव हो गई। अच्छा एक बात और भी इसके अंदर नोट करो, ये जो है ना अक्सर औकात जो पर्पस होता है आपका, मकसद होता है, ये उसके लिए यूज की गई है इन्फिनेटिव। जैसा कि आई वांट टू गो, इसका क्या मकसद है? पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। शी वांट्स टू गो, वो जाना चाहती है, मकसद है ना उसका यहाँ से निकलना। ये हमारा पर्पस जो है ना उसके लिए अक्सर औकात ये इस्तेमाल होती है। उसके बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म बेसिकली सेम ही होते हैं, जिसके लास्ट में ईडी लगा हुआ होता है, लेकिन इसको भी हमने कवर करना है। थर्ड फॉर्म जो हमारी या तो एज अ वर्ब के तौर पर होती है या एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होती है। जैसा कि देखो भाई, ब्रोकन विंडो, यहाँ जो हमारा काम होता है वो मुकम्मल हो चुका होता है। ब्रोकन विंडो, टूटी हुई विंडो, मतलब ये उसकी खासियत को बताया जा रहा है कि विंडो कैसी है? टूटी हुई है। तो ये हमारी क्या हुई? एडजेक्टिव हुई, ठीक है ना। और यहाँ पर काम भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट में ही इस्तेमाल होती है। ये टेंसेस के रूल पढ़ा रहा हूँ आपको, उसके ऊपर अलग से वीडियो मेरी है पड़ी, आपने वो देख लेनी है, ठीक है। पेंटेड डोर, ठीक है ना, ये भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी एडजेक्टिव यूज किया गया है। तो ये हमारा क्या हुआ? पार्टिसिपल हुआ, लेकिन कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। कौन सा हुआ? पास्ट पार्टिसिपल हुआ भाई। यहां भी थर्ड फॉर्म देखो, जो एज एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रही है वो हमारी पार्टिसिपल, लेकिन कौन सी? पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर आती है। तो हम ये देख लिया इन्फिनेटिव क्या होता है, पार्टिसिपल, एक तो पढ़ लिया। आगे देखते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होना है जिसके साथ, ठीक है ना, वो एज अ एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की तरह आ सकता है, लेकिन वो भी हमारा पार्टिसिपल होता है, लेकिन कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। टू टाइप्स होते हैं पार्टिसिपल की, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी होती है और वो एज अ वर्ब या एडजेक्टिव दोनों के तौर पर आ सकता है। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसकी क्या पहचान है कि थर्ड फॉर्म होगी, वो एज अ एडजेक्टिव और वर्ब दोनों के साथ वो भी आ सकता है। तो ये थी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। अब भाई जीरेंड, हमने ये भी लिखा हुआ कि जीरेंड सर क्या होता है, ये भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। ये कैसे सर? आपने अभी बताया जो पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट वो भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, अब जीरेंड भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओ हाँ भाई, क्या डिफरेंस है, कैसे पहचान करनी है इसकी?
ये जो जीरंड है ये एज अ नाउन के तौर पर आया होगा। सेंटेंस के अंदर जो एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो वो हमारा जीरंड होगा, लेकिन उसके साथ भी आईएनजी फॉर्म होगी। जो एज अ वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पर आता है वो हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखते हैं एग्जांपल। द राइजिंग सन, कौन सा सन है भाई? राइजिंग, उभरता हुआ, ठीक है ना, उगता हुआ सूरज। ये उसकी खासियत को बताया जा रहा है, मतलब ये कौन सा हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, ठीक है ना। मैंने बताया हुआ है आपको, जो एडजेक्टिव या एज अ वर्ब के तौर पर आएगा वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। द लाफिंग चिल्ड्रन, हंसते हुए बच्चे, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी क्या बताया हुआ है? अब ये देखो एज अ एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है, इसके अंदर वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि हंसते हुए बच्चे, ये उनकी खासियत है, कोई काम नहीं कर रहे, वो हंस रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? ये भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। अच्छा भाई, स्विमिंग इज गुड, यहां भी फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ गया? आईएनजी आ गया भाई। स्विमिंग, तैरना एक अच्छी आदत है, ठीक है ना। जो ये स्टार्ट में आ गया। अब तैरना ये किसी चीज का नाम है ना, ठीक है। तो ये नाम के तौर पर आया है, जिसे कहते हैं हम नाउन। नाउन की डेफिनेशन मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाई थी कि किसी चीज के नाम को हमने नाउन कहना है। अब ये एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जो कि एज अ सब्जेक्ट भी कहते हैं इसको। तो जो नाम की जगह नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो वो हमारा जीरंड कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ? जीरंड हुआ। अब देखो भी, आई लाइक वॉचिंग टीवी। मैंने पहले भी आपको कहा था कि दो दो मेन वर्ब एक ही सेंटेंस के अंदर नहीं आ सकते। जैसा कि देखो ये हमारी मेन वर्ब है ना, लाइक, पसंद करना। तो उसके बाद ये हमारी वॉच भी हमारी मेन वर्ब थी, लेकिन हमने इसको वॉच नहीं लिखा, क्या किया? वॉचिंग कर दिया। जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया था कि ये भी हमारी मेन वर्ब थी, ये भी मेन वर्ब थी, तो दोनों को एक साथ हम नहीं देख सकते, नहीं आ सकते ये। तो उनको अलग करने के लिए मैंने टू का इस्तेमाल कर दिया। अब आपने ऐसा करना है, एक ही सेंटेंस के अंदर अगर दो मेन वर्ब आई हो, या तो उसके साथ आईएनजी लगाकर उसको जीरंड बना दो, या उससे पहले टू लगाकर उसको इन्फिनिटिव बना दो। तो यहां पर अब ये हमारा मेन वर्ब है, लेकिन ये क्या हुआ? वाचिंग, ये भी हमारा जीरंड के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि वर्ब तो हमारी आनी थी, पहले आ चुकी है, दूसरी वर्ब नहीं आनी, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? हमारा जीरंड हुआ। नहीं समझ आई तो हम चलते हैं मजीद कुछ एग्जांपल्स की तरफ, ठीक है ना, जिसमें हमने समझना है वो छोटा इंजन, बड़ा इंजन, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इन्फिनिटिव क्या क्या होते हैं ना, उसको हम समझते हैं। तो उसके लिए मुझे इसको रेज करना पड़ेगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका ले सकते हो। अच्छा भाई, अब हमने देखनी है एग्जांपल्स। तो इन्फिनिटिव क्या था? फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, और उसका पर्पस होता है, ठीक है ना, पर्पस के लिए यूज होता है। जीरंड क्या था? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो कि एज एन नाउन या वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और दूसरा पार्टिसिपल पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। तो देखते हैं एग्जांपल्स। अली वाज रियली बैड एट गार्डनिंग। तो क्या है इसके अंदर? वर्ब आ रही है नजर, वाज। तो ये कौन सी है भाई? वाज छोटा इंजन याद करो, जिसके अंदर बताया था कि ये सिर्फ हेल्प करने के लिए छोटा इंजन इस्तेमाल करते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारी क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इसका भी आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो किसी काम के होने को बता रही होती है। तो क्या बता रही है कि अली जो है ना वो रियली बैड है, ठीक है ना, बुरा है। ये उसकी सोबत को बताई जा रही है, तो किस चीज में बुरा है? एट गार्डनिंग, बागबानी की जो ख्याल करते हैं ना वो वाले।
तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो गार्डनिंग आया हुआ है यार, यहाँ पर देखो आईएनजी लगा हुआ है, तो ये किसी चीज के नाम के तौर पर है, मतलब नाउन। तो क्या कॉन्सेप्ट था? जीरण। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो तो हमारा क्या होगा? जीरण। तो ये हमारा हुआ जीरण भाई। नेक्स्ट एग्जांपल स्टडीइंग। अब देखो भाई वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया गया उन्होंने, स्टडी आईएनजी इन, तो ये एज अ नाउन के तौर पर काम कर रहा है। तो बताया हुआ है आपको, जो भी नाउन के तौर पर काम करे वो हमारा होता है gerund। इज वन ऑफ द अलीज फेवरेट थिंग टू डू। अब देखो भाई ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है डू, जो कि एक्शन मेन वर्ब है। तो लेकिन लेकिन इससे पहले टू आ गया, समझ आ रही है? तो क्या कॉन्सेप्ट दिया था? तो क्या ये मेन वर्ब हुई? और नहीं भाई, फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू आया हो तो वो हमारा इन्फिनिटिव होता है। तो ये हमारा हुआ इन्फिनिटिव। यही तो कॉन्सेप्ट होता है रिटन टेस्ट के अंदर। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, अली जस्ट वांटेड टू गो अब्रॉड। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितनी वर्ब इस्तेमाल की गई हैं और कौन कौन सी की गई हैं? जैसा कि वांटेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये क्या हुआ हमारा? पास्ट पार्टिसिपल हुआ ना। ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हमारा क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन लेकिन ये गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ। नहीं सर, ये फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आया हुआ है, तो ये आपने कॉन्सेप्ट दिया था कि फर्स्ट फॉर्म से पहले जहां भी टू देखो वो हमारा इन्फिनिटिव होता है। तो ये इन्फिनिटिव होगा। तो आई वॉन्ट टू सिट ऑन द चेयर, ये आपका होमवर्क है भाई। आपने इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लाजमी बताना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वर्ब्स के ऊपर जो है ना लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन अकेडमी को फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।